किसान भाइयों, रबी फसलें इस समय बढ़वार की अवस्था पर हैं और अभी मौसम में बदलाव तेजी से हो रहा है। कहीं अधिक ठंड पड़ रही है तो कहीं पाला पड़ रहा है और ऐसे में फसलों पर इसका बुरा असर भी पड़ता है, जिससे फसलें सूखने लगती हैं। तो किसान भाइयों, आप मौसम की बदलती स्थिति और पाले के दुष्प्रभाव से अपनी फसलों को कैसे बचाएंगे, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। राम राम पहले सभी किसान भाइयों को। और देखिए, चूंकि ये जनवरी और फरवरी का महीना हमेशा से ही पाले के प्रति काफी संवेदनशील होता है। साथ ही साथ इसके लिए मौसम विभाग, कृषि विभाग द्वारा भी समय समय पर चेतावनी जारी की जाती है कि आज पाला पड़ने की संभावना है। पाला क्या है? शीत ऋतु में जब वायुमंडल का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है, तब फसल के पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तथा कोशिकाओं के आयतन में वृद्धि होने के कारण कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है। इससे कोशिकाएं टूटकर मर जाती हैं तथा पौधे झुलसे हुए नजर आते हैं। अत्यधिक पाला पड़ने से पौधे की पत्तियां एवं टहनियां बर्फ एवं हिमकणों में ढक जाती हैं। फसलों पर कम तापमान के इस प्रतिकूल प्रभाव को पाला कहते हैं। पाले के प्रति संवेदनशील फसलें जैसे आलू, टमाटर, सरसों, बैंगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इसमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती हैं। खेत के जो मेड़ होती है चारों तरफ, उस पर अगर कचरा जला के धुआं करते हैं तो पाले का प्रकोप कम होता है। दूसरी चीज, अगर उस दिन खेत के अंदर पानी दे सकते हैं तो आप सिंचाई कर दीजिए। 0.01% का सल्फ्यूरिक एसिड का अगर स्प्रे हम फसल के ऊपर कर देते हैं तो उससे पाले से निश्चित रूप से फसल को बचाया जा सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, पत्ती के ऊपर अपनी एक लेयर जमा लेता है, परत जमा लेता है, जिससे कि जो ओस की बूंदों के रूप में आके जो परत जमती है पत्ती की सरफेस पर, वो नहीं जम पाएगी। और जब बर्फ जम जाती है तो पत्तियों के जो टिश्यूज होते हैं जो वो भर जाते हैं, तो वो जब H2SO4 की लेयर बीच में रहेगी, बर्फ जमेगी नहीं और उसकी जो फसल है वो पाले से निश्चित रूप से बच सकती है। पाले से बचाव के उपाय। यदि पाला पड़ने की संभावनाओं का मौसम विभाग द्वारा या फिर वायुमंडलीय परिवर्तनों द्वारा पूर्वानुमान लग जाए तो कुछ उपायों द्वारा फसलों को इसके कुप्रभाव से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। छोटे फूलों के पौधों एवं नर्सरी में उगाए गए पौधों को पाले से बचाने के लिए सूखी घास फूस, सरकंडे या गन्ने की पत्तियों आदि से ढक देवें। अति संवेदनशील शिशु फलदार पौधों की उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर सरकंडे की टाटी बांधने से भी पाले से बचाव हो जाता है। तो ये चारों चीजें जो हैं, इनको वो आप अगर फॉलो करता है तो पाले से निश्चित रूप से अपनी फसलों किसान भाई बचा सकते हैं, जो कि इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में समय पर बोई गई आलू की फसल बढ़वार की अवस्था पर है। तापमान में आ रहे उतार चढ़ाव के कारण भी फसल पर कई रोगों का प्रकोप दिखाई देता है। तो किसान भाई, इनका नियंत्रण किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवर साहू से। बिहार में आलू का उत्पादन और खेती दोनों व्यवहारिक रूप से और कमर्शियल रूप से दोनों अधिक की जाती है। तो उसमें हमको करना क्या है, उसमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारा आलू है, आलू में रोग लगता है अगेती झुलसा, पछेती झुलसा। और अगेती झुलसा, पछेती झुलसा दोनों में अगर हम अंतर करें तो सबसे ज़्यादा पछेती झुलसा रोग लगता है, जो हमारे आलू को बर्बाद कर देता है, उसका उत्पादन गड़बड़ हो जाता है। पिछेता झुलसा रोग, ये भी एक फफूंद जनित रोग है। यह बीमारी आलू में लगने वाली बीमारियों में सबसे ज्यादा घातक होती है। इस रोग से पौधे की पत्तियां, डंठल एवं कंद प्रभावित होते हैं।
इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों पर छोटे हल्के पीले रंग के अनियमित आकार के धब्बों के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो बाद में बहुत तेजी से पूरे पौधों पर फैल जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं, जिससे पूरा पौधा कुछ ही दिन में समाप्त हो जाता है। यह बीमारी आर्द्रता अधिक होने पर ज्यादा लगती है तथा प्रभावित पौधों से तीक्ष्ण गंध भी आती है। यदि तापमान 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आर्द्रता 80% से अधिक है तो यह बीमारी तेजी से फैलती है तथा पूरी फसल 1 सप्ताह में समाप्त हो जाती है। पछेती झुलसा की हम बात करें, अगर हमारे किसान भाई लेट में बुआई करते हैं और पौधा हमारा लेट में निकलता है, उस समय हमारा जब एकदम ठंडी पड़ने लगेगी उस समय उसकी बढ़वार पूरी नहीं रहती है और उस समय ठंडी जब पड़ती है तो बढ़वार होती भी नहीं है, उस समय पछेती झुलसा लगने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को समय से बुआई समय से रोपाई करने पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये सब फफूंद वाले रोग होते हैं जो फफूंद से होते हैं, तो सबसे पहले हमको करना चाहिए जो हमारे ट्यूबर्स होते हैं उसके लिए सबसे पहले हमको उस ट्यूबर को उपचारित करना होता है। उपचारित कैसे करते हैं, एक फफूंदनाशी दवा आती है डाइथेन M45। डाइथेन M45 को 0.2% के हिसाब से 10 मिनट तक हम बीज को उपचारित करते हैं, उसके बाद हम रोपाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा मैनकोजेब ही है, तो मैनकोजेब को हम क्या करते हैं, मैनकोजेब हमारा वेटेबल पाउडर के रूप में आता है, 75% उसका कंसेंट्रेशन होता है मार्केट में। तो हम लोग क्या करेंगे, 2.5 किलोग्राम AI पर हेक्टेयर, 2.5 किलोग्राम AI मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट सक्रिय तत्व, तो 2.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम छिड़काव कर देते हैं। तो हमारा लीफ स्पॉट और जो लेड ब्लाइट लगता है उससे हमको छुटकारा मिल जाता है। और ध्यान देना है कि जहाँ पर ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है वहाँ पर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव कर देंगे, और अगर हमारा ETL लेवल के अंदर ही है, थ्रेशोल्ड लेवल के, तो आप एक छिड़काव से ही काम कर सकते हैं। वो हमारे किसान भाइयों के जो इन्फेस्टेशन है उसके स्तर के ऊपर डिपेंड करता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आगामी 5 दिनों में उदयपुर जिले में आसमान में हल्के बादल छाए रहने और वर्षा की कोई संभावना नहीं है। हवा की गति 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दक्षिणी पश्चिमी से दक्षिणी दिशा से चलने और अधिकतम तापमान 25 से 30 एवं न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री रहने के साथ साथ वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 89 से 95% तक और न्यूनतम 24 से 28% रहने की संभावना है। पाले की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों में सिंचाई करें या खेतों के किनारों पर धुआं करें अथवा गंधक के तेजाब का 0.1% का छिड़काव करें। गेहूं में संकरी एवं चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार के नियंत्रण हेतु क्लोडीन फो प्लस मेटसेल्फ्यूरान मिथाइल 60 ग्राम सक्रिय तत्व 400 से 500 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी के साथ सर्फेक्टेंट के साथ या इसोप्रोटुरोन 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर 2,4-D 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के 30 से 35 दिन अंदर छिड़काव करें। जौ में बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई देवें। गेहूं, सरसों और मेथी में मोयला कीट नियंत्रण हेतु डाइमिथाइड 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सरसों में प्रथम सिंचाई 35 से 40 दिन बाद फूल आने से पहले करें। सरसों में पेंटेड बग और आरा मक्खी के रोकथाम हेतु मिथाइल पैरोथियान 2% या कार्बेरिल 5% चूड़ 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें। सब्जी वर्गीय एवं फलदार पौधों में सिंचाई करें। टमाटर की नर्सरी में बुआई से पूर्व 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नीम खली, 100 ग्राम सुपर फास्फेट और 10 ग्राम फ्यूराडॉन मिट्टी में मिलाएं। टमाटर की बुआई से पूर्व बीजों को कार्बन डाइज्म 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को 24 घंटे पूर्व तथा बुआई के समय एजॉप्सिलियम 40 ग्राम प्रति 400 ग्राम बीज से उपचारित करके बोएं। लहसुन की फसल में अनावश्यक पौधों को निकालकर 8 से 12 दिन में सिंचाई करें। मटर में बुआई के 45 दिनों बाद पहली सिंचाई देवें। नींबू, संतरा और बेर में 15 किलोग्राम गोबर की खाद, 250 ग्राम सुपर फास्फेट और 150 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधा देवें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम बमौरी, जिला कोटा के कृषक असगर अंसारी ने। यह अंडा सेने की छोटी मशीन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो असगर अंसारी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हम आज आपको एक ऐसा इंक्यूबेटर दिखा रहे हैं जिसमें किसी भी पक्षी के अंडे रखने पर उसके चूजे एक निर्धारित समय पर निकल जाएंगे। इंक्यूबेटर कृत्रिम विधि से अंडा सेने का एक आधुनिक यंत्र है जिसका प्रयोग बड़े स्तर पर मुर्गी पालन करने वाले बड़े व्यवसायी ही करते आ रहे हैं, क्योंकि इसकी कीमत लाखों में होती है। लेकिन अब इस मशीन को छोटे किसान भी प्रयोग कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से छोटा इंक्यूबेटर तैयार किया जा चुका है और किसान प्रयोग भी कर रहे हैं। छोटा इंक्यूबेटर का प्रयोग कैसे करना है, आइए जानते हैं। यह एक लकड़ी का बना हुआ बिल्कुल सस्ता एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, और इसमें 4 रैक बने हुए हैं जिसमें अंडे की ट्रे रखी जाएगी और उसके में अंडे को हमेशा चौड़ा वाला भाग ऊपर करके रखा जाता है तथा पतला वाला भाग हमेशा नीचे रखते हैं। तो ये जो छिद्र बना हुआ है मशीन के ऊपर, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उसी तरीके से इसके नीचे 3 छिद्र बने हुए हैं, वहाँ से ऑक्सीजन अंदर इनटेक करती है और अंदर जाने के बाद वहाँ अंदर 3 बल्ब लगे हुए हैं। उस बल्ब के गर्मी से ऑक्सीजन हवा गर्म होती है और फिर अंडे के ऊपर सर्कुलेट होती है, तो उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे चूजे बड़े होने लगते हैं। और इसमें जो अच्छी चीज देखने वाली है कि ये हाइग्रोमीटर लगा हुआ है। हाइग्रोमीटर इसके अंदर की आर्द्रता को बताता है जिसे हम 60 से 70% तक मेंटेन करते हैं। तथा ये स्ट्रक्चर जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है ये थर्मामीटर है, ये इसके अंदर का टेम्परेचर बताता है। जब भी हम अंडा सेट कर लेते हैं तो इसके 24 घंटे पहले हम मशीन को चालू कर देते हैं। बिल्कुल ये मशीन पूरे फंक्शन पर आने के बाद अंडे की सेटिंग कर दी जाती है और शुरुआती दौर में टेम्परेचर को 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 99.5 फ़ारेनहाइट पर हम इसको रखते हैं तथा 24 घंटे में 2 बार अंडे को उलटते पलटते हैं जिससे उनके अंदर चल रहे भ्रूण का विकास उसमें चिपकने ना पाए। जब हम धीरे धीरे 18 दिन तक जब पहुंच जाते हैं इस प्रक्रिया को लेते हुए तो अंडे के पलटने का सिस्टम बंद कर देते हैं। इस बीच में ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए, आर्द्रता को कायम करने के लिए हम पानी रखते हैं जिसमें एक ट्रे के अंदर पानी भर करके उसमें रख दिया जाता है। तो और भी अच्छा करने के लिए ट्रे के अंदर मोरन या बालू भर करके उसमें पानी डाल देने पर आर्द्रता बराबर बनी रहती है, जो 60 से 70 या 65% आर्द्रता होना अनिवार्य होता है। इस तरीके से उसमें पल रहे चूजों को नमी की मात्रा की कमी नहीं होती है और 18 दिन के बाद अंडों को उतार करके ट्रे से नीचे नर्सरी ट्रे लगी होती है, उस नर्सरी में उसको पट अंडा रख देते हैं। फिर हम उसकी निगरानी करते रहते हैं। वहाँ पर टेम्परेचर 99.5 से घटा करके हम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाकर सेट कर देते हैं और जब 18 से 19 दिन आ जाता है, 19 दिन में अंडे के अंदर से चू चू की आवाज़ बच्चों की आने लगती है। वो एक उनका सिंबल है कि वो बच्चे बड़े हो गए हैं। एक अंडे से दूसरे अंडे से आवाज़ आती है, फिर तीसरे से आती है। 20-25 मिनट के बाद सारे अंडों से आवाज़ आने लगती है। वो उनकी भाषा में एक दूसरे से निकलने के लिए आग्रह करते हैं। फिर चूजा अंदर से उसके अंदर टोंट मारता है और क्लॉकवाइज में अंडा टूटता है, जिसके कारण से वो चूजा फिर बाहर निकल जाता है। चूजे बाहर निकलने के बाद हम उसको नर्सरी ट्रे में करीब 2 दिन तक रखते हैं। इसके बाद हमें 48 दिन तक 48 घंटे तक उनको कोई भी दाना पानी नहीं देना होता है, क्योंकि उनके अंदर एक योग पीला वाला भाग समाहित रहता है। उसके पचने के बाद ही हम कोई उनको दाना पानी दे देते हैं। अगर हम उसके पहले दाना पानी दे देते हैं तो उनके रोए खड़े हो जाएंगे
और उनको बीमारी लग जाएगी एक सैक की और उनकी डेथ हो जाएगी। इसलिए इसका ध्यान रखा जाए। 48 घंटे तक उनको पानी दाना ना दिया जाए और 48 घंटे के बाद गुड़ का शरबत बनाकर उनको पिलाया जाए और उसमें इनरोफ्लैक्सेसिन एक एंटीबायोटिक है, उसमें एक ढक्कन पर 100 चिक्स के अनुसार एक ढक्कन उसमें डाल दिया जाए और उसको पिएंगे तो उनकी रोग रोधक क्षमता बढ़ेगी। इस मशीन का कास्ट 4,500 रुपये है और इसका कास्ट कम होने की वजह से जो गांव के छोटे किसान हैं उनकी जेब में ये समाहित होता है और जिससे ये लैंडलेस फार्मर या छोटी जोत वाले किसान भी मुर्गी पालन करके इसका व्यवसाय आगे बढ़ा सकते हैं और अपना रोजगार सृजन कर सकते हैं। मुर्गी पालन व्यवसाय से बहुत से किसान जुड़ रहे हैं और जो किसान बैकयार्ड मुर्गी पालन के अंतर्गत देशी नस्लों का पालन करना चाहते हैं उनके लिए ये मिनी इंक्यूबेटर बेहद उपयोगी है, क्योंकि देशी मुर्गी की कुछ नस्लें जो आसानी से मिलती नहीं हैं, उनके चूजे एक बार लाकर इस मशीन से चूजे तैयार करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अन्य पक्षी जैसे कि गेनेफाउल, बटेर, टर्की इत्यादि के हैचिंग में भी इस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम सेवरी जिला नागौर के कृषक प्रेम प्रकाश ने। यह पशुओं द्वारा प्लास्टिक खाने की गंभीर समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रेम प्रकाश जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस समय पशुओं के लिए प्लास्टिक एक घातक हो चुका है। प्लास्टिक के दुरुपयोग ने आज पशुओं के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या को उत्पन्न कर दिया है। देश में पशुओं द्वारा प्लास्टिक खाने की एक गंभीर समस्या हो गई है, जिसके कारण पशुओं में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और पशुपालकों को भारी नुकसान होता है। ये पॉलीथीन या प्लास्टिक हमारे दुधारू पशुओं के पेट में फंसकर उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रही है। प्लास्टिक खा लेने के बाद वह पशु के पेट में जमा हो जाती है। पेट में मौजूद प्लास्टिक धीरे धीरे जमा होकर एक गेंद या रस्से का रूप ले लेती है। पशु की पाचन क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। पशु को कमजोरी आ जाती है और उसका दूध उत्पादन भी निरंतर गिरता जाता है। आज प्लास्टिक से बने विभिन्न प्रकार के सामान, खिलौने, पुर्जे, पाइप, औजार, लिफाफे कूड़े करकट नाली में पड़े रहते हैं या यूं ही मिल जाते हैं। ये हल्के होने के कारण खेत खलियानों, चारागाहों में भी आसानी से पहुंच जाते हैं। प्लास्टिक का सबसे बड़ा अवगुण यह है कि ये पर्यावरण में जल्दी गलती नहीं है और इसको गलाकर समायोजित होने में काफ़ी वर्षों का समय लग जाता है। अतः खाद बनाते समय प्लास्टिक का कूड़ा गल भी नहीं पाता है। जब ऐसी खाद खेतों में डाली जाती है तो उसमें मौजूद प्लास्टिक पूरे खेत में फैल जाती है। ऐसा भी देखा जाता है कि महिलाएं घर का कूड़ा, बचा हुआ खाना, सब्जियों के पत्ते, डंठल आदि सामग्री पॉलीथीन की थैलियों में भरकर कूड़ेदान, सड़क किनारे या जहां गोबर का खाद डालते हैं वहां पर फेंक देते हैं। ये हमारे दुधारू पशुओं की भोजन पाचन क्रिया कुछ ऐसी होती है कि वो खाद्य सामग्री खाते समय इस प्लास्टिक फर्क नहीं कर पाते हैं और ये उनके आहार के साथ पेट में चली जाती है और फिर जुगाली द्वारा उसे पचाते हैं तो ये प्लास्टिक नहीं पच पाती है। ये पशु अखाद्य पदार्थ को खाद्य से छांटकर अलग करने में असमर्थ होते हैं। पॉलीथीन खा लेने के बाद वो पशु के पेट में जमा हो जाता है। ये स्वाद रहित, चिकना, लचीला होने के कारण प्लास्टिक के सेवन के दौरान पशु को अजीब नहीं लगता है और वो उसे आसानी से अन्य सामग्री के साथ निगल लेता है। लंबे समय के सेवन के बाद पशु के पेट में प्लास्टिक धीरे धीरे जमा होती रहती है। पशु चिकित्सकों द्वारा ऑपरेशन करने पर ऐसे कुछ पशुओं के पेट में 5 किलोग्राम तक प्लास्टिक पॉलीथीन की थैलियां भी पाई गई है। पशुपालक भाइयों, पशुओं के द्वारा प्लास्टिक खाने से पशु का उत्पादन तो गिर ही जाता है, या यूं कहें कि ये प्लास्टिक पशुओं में जहर घोल रही है। प्लास्टिक अधिक मात्रा में खाने से पशु की मृत्यु तक हो जाती है। तो देखा आपने कि ये प्लास्टिक पशुओं के लिए कितनी खतरनाक है। पेट में मौजूद प्लास्टिक धीरे धीरे जमा होकर एक गेंद या रस्से का रूप ले लेती है। ये पॉलीथीन
थैलियाँ इत्यादि भोजन में फंसने लगता है। समय बीतने पर ये ज़्यादा भर जाते हैं पेट में और पेट की जगह को ये कम कर देते हैं। इससे पशु की पाचन क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पशु को पाचन संबंधी रोग होने लग जाता है, भूख कम लगती है, दस्त गैस की समस्या ज़्यादा होने लगती है, उसका स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है और इसका इलाज भी नहीं हो पाता है। इलाज करने के प्रयास भी बेअसर हो जाते हैं एवं कोई सुधार भी नहीं हो पाता है। पशु को कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, दूध उत्पादन भी निरंतर गिर जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक से और भी बहुत सारे नुकसान हैं। प्लास्टिक की ये गुणवत्ता निम्न स्तर की होती है और इससे शरीर में टॉक्सिक जो जहर का भी ये विषाक्तता भी काम करती है। पशुपालक भाइयों, पशुओं को प्लास्टिक खाने से बचाएं। इसके लिए आप पॉलीथिन को इधर उधर ना फेंकें ताकि पशु प्लास्टिक ना खाए। पशुओं को प्रतिदिन 50 ग्राम खनिज लवण प्रति पशु आहार में मिलाकर खिलाएं, जिससे पशुओं के शरीर में खनिज लवणों की पूर्ति हो सके और पशु इन अखाद्य पदार्थों को नहीं खा पाएं। आज हमें ये समझना होगा कि पशु के द्वारा पॉलीथीन का सेवन रोक पाना ही इस समस्या का सबसे अच्छा उपाय है। पेट में मौजूद पॉलीथीन का पता लगाना ज्यादातर आसान एवं संभव नहीं होता। ऑपरेशन के द्वारा ही पेट से निकालना इसका एकमात्र इलाज है। स्ट्रॉबेरी की खेती करें, अच्छी आय कमाएं। मधुमक्खी पालन कर रहे किसान कैसे बढ़ाएं शहद उत्पादन। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।